Hello everybody, my name is Rikita and I work as a senior program manager in सची सहेली। हम लोग menstrual health and hygiene और adolescent awareness पर ढेर सारे programs चलाते हैं around Indian schools, government Indian schools, and today we are meeting here once again on menstrual hygiene day just like last year। कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस करने के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे डाइनिंग टेबल और लिविंग रूम्स में आई ही नहीं पाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एड्रेस हो ही नहीं पाती हैं। तो आज इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को एड्रेस करेंगे जो सबके लिए रेलिवेंट है। और हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में आज जुड़ी हैं Dr. Surbhi Singh, who's a gynecologist and president of Sachi Saili. And it's always a pleasure to talk to you, Dr. Surbhi, and looking forward to actually gaining a lot of perspective today. Welcome. थैंक यू सो मच रिकिता एंड हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे टू ऑल ऑफ यू। हालांकि अच्छा तब लगेगा जब इसको नहीं बोलना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन हर दिन का काम हो और हर दिमाग का काम हो, मतलब इसको अलग से सेलिब्रेशन की ज़रूरत ना पड़े। बट एनीवेज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आने वाला है और आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरभि, मैं सबसे पहले एक इंट्रीगिंग सवाल से इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगी कि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी एक्टिविस्ट, काफ़ी लोग इस टॉपिक के ऊपर अब काम करना शुरू कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक फोकस एरिया भी बनता जा रहा है। पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पैड्स से अलग कैसे है, या फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन जो है वो सिर्फ पैड्स के बारे में नहीं है? क्या इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? अ, बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी बहुत सारे लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुएशन पे बात करने को या काम करने को सिर्फ पैड से लिंक करते हैं। अच्छा, तो आप पैड बाँटते हो? तो मैं वहाँ पे अलग करना चाहती हूँ एज़ ए गायनेकोलॉजिस्ट भी, एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट भी, कि सिर्फ पैड बाँटना मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करना नहीं होता है। मुझे लगता है किसी मार्केटिंग टीम ने इस गैप को बहुत अच्छे से पहचाना कि मेंस्ट्रुएशन पे काम नहीं हो रहा। उसने विस्परिंग में ये बात शुरू की और यहाँ लोगों के दिमाग में ये भरना शुरू किया कि मैं पैड्स यूज़ करना ही सही में मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। मैं गलत नहीं कह मतलब वो गलत नहीं थे, क्योंकि जिस समय ये शुरू हुआ था तब कपड़े को रीयूज़ किया जाता था और उसको सही तरीके से धोकर नहीं सुखाया जाता था। बहुत ज़्यादा शेम थी इसको लेकर। तो उस समय के लिए वो सही था कि पैड डिस्ट्रीब्यूशन करने से लोगों ने कम से कम हाइजीन को मेंटेन करना शुरू किया। बट अब अच्छी बात क्या है कि पैड से बाहर निकल के हम इसमें अवेयरनेस पे काम करने लगे हैं। हम इस पे हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल आ रही है, हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं और सिर्फ लड़कियों के पास नहीं, अब ये वहाँ तक पहुँचे कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से पैड्स के बारे में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस इस पे बात करते हैं। तो अब ये कन्वर्सेशन बहुत कॉमन होने लगा है, जो बहुत अच्छी बात है। अब जब ये कन्वर्सेशन कॉमन होने लगा है तो सिर्फ पैड से बात करके कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट होने के लिए इसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हाइजीन वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो वो हेल्थ के साथ ही कंप्लीट होती है। और हेल्थ का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है उसको सही तरह से समझना और जानना। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ नहीं नहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात क्या करो, तो आपको लगेगा अच्छा पैड्स लाना और ये, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आएगा। आजकल बात होती है मूड स्विंग्स पे, आजकल बात होती है पेन पे, पीएमएस पे, कितने दिन की साइकिल नॉर्मल है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब सही जानकारी से उस गैप को भरना बहुत ज़रूरी है कि बात तो शुरू हो गई है, पर बात करनी क्या है, समझना क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेंस्ट्रुएशन आखिर है क्या, कब ये नॉर्मल है, कब ये अबनॉर्मल है, क्या सवाल पूछना है और क्या नहीं पूछना है। कुछ चीज़ों को दबा के बैठ जाते हैं और कुछ चीज़ों को हम इतना शोर मचाते हैं जैसे शायद उनकी बहुत रेलेवेंस मतलब नॉर्मल सोसाइटी में ना हो। ये मेरा कहने का मतलब। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि कॉन्वर्सेशन को अगले स्टेप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसी स्टेप को आगे लेके जाते हुए इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर पास करी थी। उन्होंने कुछ ये भी कहा था कि हमारे यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है हमारी कंट्री में कि स्कूल्स में पैड्स दिए जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी अभी भी एक इशू है। सब लोगों के पास अभी भी या तो मीन्स नहीं है पैड्स को या मेंस्ट्रुअल हाइजीन मटेरियल्स को अफोर्ड कर पाने के, या फिर उनके आसपास नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्सेसिबिलिटी है। स्कूलों में कम से कम एक पॉइंट है जहाँ एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन लैंडमार्क जजमेंट पास करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी बातों पर जो है डायरेक्टिव्स पास किए थे, और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली एजुकेशन में लड़कों को लाना बहुत ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है बॉयज़ के साथ मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन पे काम करने का? उसको एक-एक तरह से लेते हैं कि जैसे सबसे पहली बात कि पैड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, पैड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसको अडॉप्ट कर रही है दुनिया। बच्चे स्पेशली जब उनको शुरू हो रहे हैं तब से उनके हाथ में पैड है तो उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं वो। हुँ, बट यहाँ पे फिर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि वो पैड जो वो यूज़ कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ चल रही हैं। तो दरवाज़ा खुला पैड से, लेकिन उसके आगे का कि अब उसके पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस भी होनी चाहिए कि वो जो भी यूज़ कर रहा है, क्या उसके लिए सही है या नहीं। क्योंकि एक चीज़ कि सबके लिए सही नहीं हो सकती है, हुँ, कि वो आपके लिए भी सही हो, आपकी बॉडी के लिए भी हुँ, सही हो, आपकी पॉकेट के लिए भी सही हो हुँ, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी सही हो। हुँ, तो ऐसे में हमेशा कॉम्बिनेशन की ज़रूरत रहती है, कॉम्बिनेशन के लिए नॉलेज की ज़रूरत रहती है। तो जब हम पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नॉलेज, तो अगर हम सिर्फ पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ कवर कर रहे हैं, हमने उसे इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं दी, उसे बताया नहीं कि तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज और क्या हैं। हुँ, अब आपने पैड लगाना तो शुरू कर दिया, इसका मतलब आप अवेयर हो गए कि हाइजीन इंपॉर्टेंट है। बट क्या एक ही मेथड है हाइजीन को करने का? इसके आगे हमें बढ़ना होगा, ये एजुकेशन जो है वो लेकर आएगी, अवेयरनेस ये लेकर आएगी। दूसरी बात, बॉयज़, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सोसाइटी है वो अभी भी फीमेल को लेकर बहुत मतलब कहना चाहिए प्रिपेयर्ड नहीं है, रेडी नहीं है, क्योंकि जितने भी वर्क स्पेस थे, जितने भी स्कूल, कॉलेजेस जहाँ पर भी था, सब मेल डोमिनेंस थी। तो जब हमारी सोसाइटी उस स्पेस में रेडी होने के लिए, जहाँ पे अब उन्हें फीमेल भी वो स्पेस शेयर कर रही हैं, तो अब उस शेयर्ड स्पेस में दोनों अगर एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे तो वो एक दूसरे को वो स्पेस दे ही नहीं पाएंगे। एक तो लोगों को यही प्रॉब्लम है कि हमारा स्पेस शेयर हो रहा है, चलो उन्होंने वहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया कि स्पेस शेयर हो रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो लड़कियों को समझें तो, कि सपोर्ट करने हाँ, के लिए। सपोर्ट करने के लिए उनको ये समझ आना ज़रूरी है कि अगर हम साथ में काम करेंगे और हमें एक प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो दूसरे इंसान के साथ जो चल रहा है, मैं उसमें एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हो सकता है किसी मेल की ज़िंदगी में उसका बच्चा बीमार हो, आज वो नहीं आ रहा, तो एक कोलीग कहता है, लाओ मैं आपका काम कर देता हूँ। कोई हुँ, बात नहीं, क्योंकि हम इसी तरह से एक-दूसरे के साथ में काम करते हैं। अगर वहीं एक फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या पीएमएस बहुत सीवियर है, तो ऐसे में एक मेल एम्प्लॉयी को ये पता तो चले कि ये प्रॉब्लम है, हुँ, तब तो वो उसकी हेल्प कर पाएगा। तो हुँ, इसलिए लड़कों को बहुत इम्पोर्टेंट है इस लूप में लेना, क्योंकि जब लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, तो वहाँ सपोर्ट चाहिए। हुँ, हम बाहर घर का काम करके बाहर भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एजुकेशन प्लस लड़कों का उस, क्योंकि शेयर्ड स्पेस में ही काम कर रहे हैं, स्कूल में भी मेल टीचर भी हैं, फीमेल टीचर भी हैं। लेकिन अगर आप जाएँगे तो फीमेल जो टॉयलेट्स हैं, स्पेशली फीमेल टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट है, मैं मतलब शायद हो सकता है एग्ज़ैजरेट नहीं कर रही हूँ, तो भी 70 टू 80% स्पेसेस में आज भी लेडीज़ टॉयलेट, स्कूलों में चले जाइए, हुँ, है ना? या तो ताला लगा के चाबी रखनी पड़ती है अपने पास, हुँ, तब वो साफ़ रहते हैं। हुँ, अदरवाइज़ कोई जाके झाँकता नहीं है कि वो साफ़ है या नहीं। उनको हुँ, लगता है कि लेडीज़ टॉयलेट में जाके हम क्या देखेंगे? लेकिन हुँ, उसकी वज़ह से वो इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा रहती है कि लड़कियों के टॉयलेट 90, मतलब जो बच्चों वाले हैं या जो कॉमन पब्लिक स्पेस में, 90% तो गंदे ही मिलते हैं। अगर उस सीट पे बैठना है तो वहाँ आपको नहीं समझ में आता। तो ये जो डिसीज़न मेकर है, जो प्रिंसिपल है, वो जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो वो हुँ, सफाई करने वाले हुँ, हैं, अगर वो नहीं समझेंगे कि ये हुँ, हाइजीन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको कभी, मतलब चाहकर भी वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएँगे। करेक्ट। वो चाहते भी होंगे तो उन्हें पता ही नहीं ना ये करना है। लास्ट में जब बच्चे, जैसे हमारी एज के बच्चे होते हैं, जिन बच्चों से हम बात करते हैं, एडोलेसेंट, एडोलेसेंट में तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, इसमें एक पार्ट ये भी है कि वो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, सब। लेकिन अब अगर उस लड़की को, वो चाहता है कि भई मैं उसको इम्प्रेस करूँ या हुँ, कुछ भी, लेकिन उसको सपोर्ट कैसे करना है? अब लड़की तो पीएमएस में है, उसको तो गुस्सा आ रहा है, उसे हुँ, तो उठा के फेंक दे। हुँ, तो मैं ये नहीं कह रही कि एक ही तरह का रिलेशनशिप होता है, दोस्ती भी होती है और भी तरह के रिलेशनशिप हम लोग करते हैं, कलीग हैं, क्लासमेट हैं। तो एक क्लास में एक लड़की जिसके पैरों में पत्थर बंधे हुए हैं कि बोलना मत, शर्म आएगी, हेजिटेशन, निशान लगने का डर, ऐसे मत करना, वो मत करना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं दर्द हो रहा है। और एक लड़का है जो फ्री हवा में उड़ रहा है उसी एज में, हुँ, तो दोनों में इतनी इनइक्वालिटी है। अगर वो नहीं समझ पाएगा कि इस लड़की के पैर में कितना भारी शर्म, हिचक और इस सब का पत्थर बंधा है, तो वो हमेशा सोचेगा कि मतलब हम तो बिल्कुल बराबर हैं, फ़र्क क्या है? एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, मतलब मैं कई बार हैरान होती हूँ कि लड़कियाँ इतने सब के बावजूद भी ज़्यादा नंबर लाती हैं, ज़्यादा टॉप करती हैं। बट एनीवेज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब लाइफ़ में कौन सक्सेस होगा, नंबर नहीं बताते। इवन देन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कों का अगर सही समय पे स्कूल में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बने और लड़कों को भी इसके बारे में पता हो कि ये किस चीज़ से जूझ रही हैं,
और इवन लड़कियों को भी पता हो कि लड़कों के पास भी बहुत सारे ऐसे मानसिक मतलब दबाव हैं कि जहाँ वो नहीं बोल पाते हैं, तो हम कैसे एक दूसरे के सब लिए सपोर्टिव और हेल्पफुल हो सकते हैं, कम से कम कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए स्पेस दे सकते हैं हुँ, उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि शायद वहाँ जजेस को भी दिखते दिखते बड़ी मुश्किल से ये हिम्मत हुई होगी कि वहाँ बैठ के कोई मेल जज ये बात बोल पाए होंगे। हुँ, उनको ये जजमेंट का डर नहीं होगा कि तुम्हें पता भी है क्या होता है या हुँ, तुमने ये कैसे बोल दिया। तो हुँ, इतने जो साल लगे इस चीज़ को में हुँ, शायद इससे कम लगते और ये बात हुँ। बहुत पहले यहाँ आ जाती। आई थिंक आपने अपनी कन्वर्सेशन में ये कहा कि एक तरीके से सेफ स्पेसेस होना बहुत ज़रूरी है और सेंसिटिविटी के साथ ही ऐसी सेफ स्पेसेस क्रिएट करी जा सकती हैं स्कूल्स में, ऑफिसेज में, कई जगहों पे ये सेफ स्पेसेस क्रिएट की जा सकती है जहाँ से हम शुरुआत करें मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करने के लिए एंड वी कैन ऑल्सो गो इनटू अदर टॉपिक्स जो कि काफ़ी रिलेटेड होते हैं, जैसे आपने कहा एडोलेसेंट हेल्थ में काफ़ी रिलेटेड होते हैं वो हुँ, टॉपिक्स और हम उनके बारे में भी बात कर पाएँ, ये एक रास्ता जो है वो हमारे लिए एटलीस्ट हमें दिखाया गया है कि ये पॉसिबल है। हुँ, अब दूसरी चीज़ जो है उन्होंने एक अपनी जजमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव भी पास किया था कि आपने लेडीज़ टॉयलेट के बारे में बात करी। येस ऑफ कोर्स द कंडीशन ऑफ द टॉयलेट्स आर वेरी बैड इन आवर कंट्री। काफ़ी जगहों पे अच्छे टॉयलेट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो टॉयलेट्स के साथ-साथ एक होलसम सॉल्यूशन शायद उन्होंने जो है वो बताया था जिसको कहा जाता है पिंक रूम्स। क्या आप बता सकते हैं कि ये पिंक रूम्स क्या है? एक्चुअली इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई स्कूल से जुड़े हुए हमको कोई सुन रहे हैं या कोई पॉलिसी से जुड़े हुए हमको कोई सुन रहे हैं यहाँ पर अभी, इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि पिंक रूम्स जैसी चीज़ें भी स्कूलों में जो है वो बनाई जा सकती हैं ताकि एक और एनहांस्ड और एक और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल सके लड़कियों को, ताकि उन्हें घर नहीं जाना पड़े बार-बार पीरियड्स के लिए। बार-बार मैनेज करने के लिए उन्हें घर भागना नहीं पड़े और वो एक या अपने स्कूल्स में बैठ के प्रेज़ेंट रह के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो आप प्लीज़ बताइए कि ये पिंक रूम्स होते क्या हैं? देखो, जैसे बहुत अच्छा आपने कहा कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं ऐसा होना चाहिए, लाइक मेंस्ट्रुएशन पे बात होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात होनी चाहिए, लड़कों को भी इंक्लूड करना चाहिए, लड़कियों के लिए और सपोर्टिव होना चाहिए। तो जब हम ये कोई भी वक्तव्य देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके पीछे हमें उसकी गाइडलाइंस भी देनी पड़ेंगी कि करना क्या है। चलो करेक्ट, होना बिल्कुल। चाहिए, लेकिन करना क्या है? मतलब हुँ, सबसे पहला सवाल ये आता है कि ठीक है, चलो बड़े हुँ, हमारे अंदर एंथू आ गया कि हुँ, हम करेंगे। अब हुँ, करना क्या है? हुँ, तो उसके लिए वो डायरेक्टिव है कि आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आपको सबसे पहली बात कि आपके टीचर्स एजुकेटिव हों, आपके यहाँ सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, है ना? ये एक माहौल है, इकोसिस्टम है। हाँ, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर हुँ, मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं, मेरे घर में तो बहुत ऐसा माहौल है कि स्कूल जाने की ज़रूरत ही क्या है? या हुँ, चलो उन्होंने कह के भेज भी दिया कि चलो ठीक है बेटा हुँ, बस ध्यान रखना, हुँ, अलग-अलग तरह का हुँ, कंडीशनिंग हो सकती है। अब एक स्कूल जहाँ मैं 6 से 8 घंटे रहने वाली हूँ, वहाँ मेरे दिमाग से डर कि मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं, निशान ना लग जाए, तो इस डर से मैं कैसे बाहर निकलूँ? इस डर से बाहर निकलने के लिए मुझे वो हुँ, इकोसिस्टम चाहिए, जहाँ अगर मेरी स्कर्ट पे दाग लगा है, तो एक लड़का भी मुझे आराम से बता सके कि बहन आपको ज़्यादा पीरियड्स तो नहीं हो रहे हैं, एक बार हुँ, आप जाके हुँ, मैडम से मिल लो या हुँ, डॉक्टर से मिल लो। मतलब हुँ, आपकी स्कर्ट पे निशान लगा है, उससे उसको शर्म से रिस्पेक्टफुली। हाँ, रिस्पेक्टफुली वो बात हुँ, बोल सके कि उसे पता है कि हाँ, पीरियड में हुँ, ऐसा कॉमन है, हुँ, हो जाता है। मान लीजिए अचानक से एक 7th क्लास की बच्ची को पीरियड्स आ जाते हुँ, हैं। हुँ, अब उसको पहली बात तो क्या उसे पता है कि नहीं पता है कि पीरियड्स होते क्या हैं? उसके साथ ये क्या हो रहा है? उसकी स्कर्ट पे निशान लगा है। तो इस हुँ, सब के लिए क्या होना चाहिए कि पहली बात एजुकेशन उसे आने से पहले पता हो। हुँ, 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 दूसरी बात स्कूल में कन्वर्सेशन इतना कॉमन हो, इतना ईज़ी हो कि वो किसी को बता पाए कि मेरे साथ ये हो गया है। तीसरी बात क्या अब मैं क्या करूँ? तो मुझे वो जो पिंक रूम का कॉन्सेप्ट है वो है कि मैंने अपनी टीचर को बताया। टीचर ने कहा आओ मैं आपको आप थोड़ी देर इस पिंक रूम में आ जाओ। पिंक रूम में आपके पास एक पीरियड प्रिपेयर्डनेस किट है। आपने वो किट उसको दी जो हम बहुत सालों से प्रमोट कर रहे हैं जिसमें हमने 5 आइटम रखे आपकी 5 पैंट पी हाँ, पाउच। 5 पी पाउच यू आर राइट। तो 5 पी पाउच में पहला पी हमने उसको बोला कि आप अपनी पैंटी चेंज कर लीजिए, नई पैंटी पहन लीजिए, पुरानी पैंटी को पी से एक पेपर बैग के अंदर डाल लीजिए। पैड लगाने के लिए आपके पास साफ और सूखा पैड है, ये आप लगा लीजिए। उसको थ्रो कर अगर मान लीजिए पहले से लगा के आए तो थ्रो करने के लिए आपके पास एक रफ पेपर है, आप उसे करके डस्टबिन में डाल दीजिए रफ पेपर में। फिर आपने पी से पेपर सोप से हैंड वॉश किए और आप तो सबसे पहला ये डर निकल गया कि अब मुझे करना क्या है। दूसरी बात मान लीजिए कि अब आपकी स्कर्ट पे निशान भी लगा है, आपको दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? फिर क्या मैं घर जाऊँ? नहीं। वहाँ पे एक काउच है जिस पे आप रेस्ट कर सकते हो। एक पर्दा लगा है जिसके पीछे चाहो तो आप मतलब एक फुल मिरर के साथ जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी स्कर्ट में कोई निशान लगा है या क्या है या कुर्ते में, तो आपके पास चेंज करने के लिए एक जगह होनी चाहिए कि आप उसे कैसे मैनेज कर हो सकता है हमेशा चेंज करने के लिए आपके पास दूसरी
ड्रेस ना हो, या लेकिन आप दुपट्टे से, अपने स्वेटर से उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर हल्का-फुल्का सा निशान है तो वॉशरूम में जाके उसको आप स्टेन उसका रिमूव कर सकते हैं। या फिर कम से कम आपको पता है कि हाँ, ये ऐसा है और इतना ख़राब नहीं लग रहा, तो मैं कॉन्फिडेंटली क्लास में जा सकती हूँ। मैंने उसको उसकी प्लेस ही बदल दी स्कर्ट को घुमा के। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये उतना ख़राब नहीं लग रहा है। तो एक फुल मिरर है मेरे पास, चेंज करने के लिए अगर मैं लाई हूँ, नॉर्मली लोगों को एक सेफ अगर हो वहाँ पे जहाँ पे कुछ इस तरह की ड्रेस रखी हो कि बच्चा चाहे तो कभी बदलना यूनिफ़ॉर्म, स्पेयर यूनिफॉर्म। स्पेयर यूनिफ़ॉर्म कहीं रखी हो, तो वो हो तो बहुत ही अच्छा है। तो एक अलमीरा हो जिसमें स्पेयर यूनिफ़ॉर्म भी मिल जाए उसको, और एक बैग जिसमें वो घर ले जा सके। तो अब उसके पास हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मान लीजिए वो टीचर ही आज छुट्टी पे है तो क्या हुँ, करेंगे? हुँ, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव हुँ, पैम्फलेट्स रखे होने चाहिए, हुँ, या वहाँ पे ब्रोशर रखे होने चाहिए, नहीं तो दीवारों पे पोस्टर्स लगे होने चाहिए, कैसे थ्रो करना है, क्या करना है, ताकि बच्चा उस रूम में जाए तो उसे किसी से बिना पूछे भी पता हो कि मेरे को अब करना क्या है। हुँ, ताकि उसे सबसे पहले ये पता चले कि ये तो सबके साथ होता है, तो हुँ, वहाँ पे एक पॉजिटिव कोट्स लिखे हुए होने हुँ, चाहिए। हुँ। तो ये एक पिंक रूम कॉन्सेप्ट है कि एक आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट जहाँ आपको डर लग रहा है, से एक एक ऐसे रूम में गए जहाँ आपको एक पॉजिटिविटी की फील आई कि ओके, रिलीफ मिला हाँ, आपको। एक रिलीफ मिला, आपको एक पॉजिटिव वो मिला हुँ, कि मैं एक ऐसे इस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और मैं हुँ, वापस अपनी क्लासरूम में जा सकती हूँ। तो वो थोड़ी देर का जो ट्रांज़िशन है उसके लिए उसको वो जगह चाहिए जहाँ पे वो ये सब कर सके। जिसके साथ अटैच टॉयलेट हो, अगर वहाँ पे वेंडिंग मशीन हो तो मान लीजिए किसी को सिर्फ़ पैड ही बदलना है, किसी को पैड थ्रो करना है, तो थ्रो करके वो कमोड ब्लॉक ना करे या टॉयलेट सीट ब्लॉक ना करे डर की वजह से, वो आराम से इंसिनरेटर में अपने पैड को बर्न करने के लिए डाल सकते हो। तो ये एक ऐसा प्लेस है पेन जहाँ, के लिए भी वहाँ पर। हाँ, मतलब अगर पेन है तो बिल्कुल, अगर पेन है उसे रेस्ट करना है या उसको गर्म पानी की वो हॉट कंप्रेशन चाहिए तो उसके लिए वहाँ पे वाटर बॉटल है या हीटिंग पैड है, हुँ, या कोई एक बार आजकल वो जेल भी आते हैं जिसको आप हुँ, यूज़ कर सकते हैं, पैचेज़ आते हैं वो हुँ, लगा सकते हैं, वो हुँ, भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ मेडिसिन कैरी करते हैं, आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी बता रखा है कि पीरियड्स में आप ये ले सकते हैं, तो आप अपनी वहाँ पे पानी है, साफ़ पानी है, आपने अपनी मेडिसिन भी ले ली, हुँ, थोड़ी देर के लिए आप वहाँ लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं। तो उसमें आपको गिल्ट भी नहीं हो रहा है और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सब देख रहे हैं, क्योंकि वो रूम आपका बंद है और आप वहाँ कंफर्टेबल हैं। उस एक जगह पे आप कंफर्टेबल हैं जहाँ आपने मैनेज किया और फिर अपने कॉन्फिडेंस को कैरी करके आप बाहर आ हुँ, गए। हुँ, तो ये डायरेक्टिव्स हैं कि करना क्या है। तो करेक्ट, उस करना क्या है में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक इकोसिस्टम चेंज होना चाहिए और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव होना चाहिए। करेक्ट। सो टेक्निकली स्पीकिंग पिंक रूम एक ऐसी जगह है जो हर स्कूल में इस्टेब्लिश की जा सकती है, उसके लिए ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा रूम जहाँ पर कुछ बेसिक सुविधाएं हों और उनकी मेंटेनेंस हो, जिससे कि हमारी जो हमारी जो मेंस्ट्रुएटिंग लड़कियां हैं या जो मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन्स हैं स्कूल में, वो जाकर चेंज कर सकते हैं, जाकर रेस्ट कर सकते हैं, विच मीन्स उनके लिए एक जगह ऐसी जो सेफ़ है, डिग्निफाइड है और वहाँ पर उनके पास वो सभी चीज़ें हैं पीरियड्स को मैनेज करने के लिए, जिससे कि उन्हें डर ना लगे और वो कॉन्फिडेंट रहें और कभी भी उन्हें कुछ मिस ना करना पड़े। तो लिसनर्स में से जो भी हमें ये सुन रहा है या देख रहा है, वी वुड डेफिनिटली अर्ज कि अगर आप कोई डिसीजन मेकर हैं, कोई पॉलिसी मेकर हैं या स्कूल के किसी अथॉरिटी में आते हैं, तो आप कंसिडर करिए पिंक रूम्स को अपनी मीन्स और अपने रिसोर्सेज के साथ अपने इंडिविजुअल स्कूल्स में इस्टेब्लिश करने के लिए। And I think it would really help the the menstruating persons, and it would really help for them to be more participative. तो अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सुरभि। एक बात बताइए आप हम सभी को कि आप फील्ड पर बहुत काम करती हैं, आपकी टीम बहुत फील्ड पर काम करती हैं। काफ़ी सालों से हम इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे को अब इस बार सची सहेली को 10 इयर्स होने वाले हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। बट ग्राउंड पे जब आप जाते हैं, बहुत सारी डायरेक्टिव्स आ चुके हैं, बहुत सारे स्कीम्स आ चुके हैं अब, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, पर ग्राउंड पे जब हम जाते हैं एक्चुअली में आपको वहाँ पर और क्या गैप्स जो हैं वो नज़र आते हैं, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है? ये सवाल का जवाब हम दोनों मिलके ही दे सकते हैं क्योंकि ग्राउंड पे हम दोनों इक्वली कनेक्टेड हैं और इनफैक्ट बहुत सारे फीडबैक तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही मिलते हैं। तो यस। बिल्कुल सही जो हम ये कह रहे हैं, क्योंकि इस बात को यहाँ लाना ज़रूरी था, इसलिए सवाल पूछना भी ज़रूरी था कि बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस में इवन प्राइम मिनिस्टर ने बोलना शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और बहुत सारी स्कीम्स में पैसा भी आने लगा है। मगर अभी भी जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें वो गैप उतने अच्छे से फिल होते नहीं दिख रहे हैं। तो क्या है कि ये सारी स्कीम्स क्या सब फेल हो रही हैं या ये सारा चीज़ें हो क्या रहा है?
तो ये सवाल बहुत सारी बार दिमाग में आता है और हमने इस पे काफ़ी सारी बार बात भी यस। की क्यों हो रहा है। कि जब भी हम अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम या किसी गवर्नमेंट की स्कीम को देखते हैं, तो हमें दिखता है कि सब कुछ बहुत स्कैटर्ड है। हुँ, अगर हम बात करते हैं कि हम किसी से बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे और हेल्थ पे काम करते हैं, अच्छा आप हेल्थ में जाके मिलिए। हुँ, हेल्थ में जाके बोलते हुँ, हैं कि नहीं, नहीं हम तो कोर हेल्थ पे काम करते हैं, हुँ, आप जाके एजुकेशन में काम कीजिए क्योंकि आपको तो स्कूलों में काम करना है। हुँ, हम एजुकेशन में जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, नहीं हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर एजुकेशन पे काम करते हुँ, हैं, हुँ, लर्निंग पे काम हुँ, करते हैं। हुँ, आपका ये पार्ट हेल्थ में आएगा, तो काफ़ी बार हम ही कन्फ्यूज़ रहते हुँ, हैं, तो हम इसे लाइफ़ स्किल की तरह हुँ, लेकर चलते हैं। हुँ, कोई बोलता है कि ये वॉश में आता है, हुँ, कोई बोलता है ये वाटर एंड सैनिटेशन में आता है, कोई बोलेगा सिर्फ़ सैनिटेशन में आता है। नहीं, नहीं आप वुमेन एम्पावरमेंट में जाइए, ये वुमेन एम्पावरमेंट का काम है। अब जब इतनी सारी चीज़ों में चीज़ें फँस जाती हैं और जब भी हमने देखा है कि आपस में कोई भी जब एक ग्राउंड पे काम करने के लिए ग्रुप चाहिए, एक टीम चाहिए कि जो सब बैठें और एक डिसीज़न लें और सब अपने-अपने हिस्से का काम करें। एक ने आज काम किया लेकिन उसका बेस नीचे तैयार नहीं है, दूसरे ने जब बेस तैयार किया तो दूसरे ऊपर से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो किसी स्कूल में बेस तैयार मिलता है, किसी में ऊपर वाले डायरेक्टिव्स मिलते हैं, तो वो जो एक कॉम्बि मतलब एक कहना चाहिए कि हम एक साथ में मिलके जो काम कर पाते हैं कि बैठें और डिस्कशन हो और एक हम पूरा एक प्लान बनाएँ कि पूरे साल में हम इस सारी स्कीम्स को मिला के हम ये हुँ, इम्पैक्ट लेकर आने हुँ, वाले हैं। चाहे समग्र शिक्षा हो, चाहे आरकेएस के हो, चाहे नेशनल रूरल मिशन के थ्रू हो रहा हो, बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है। क्योंकि ये पार्ट वुमेन एम्पावरमेंट का भी है, ये पार्ट हेल्थ का भी है, ये पार्ट एजुकेशन का भी, ये पार्ट वॉश का भी है। लेकिन इतना स्कैटर्ड है कि इसके लिए कोई सॉलिड आपको नहीं मिलता कि यहाँ आप जाओगे तो आपको सारे डायरेक्टिव मिल जाएँगे, सारी गाइडलाइंस मिल जाएँगी और सारे फाइनेंसेस की जानकारी मिल जाएगी। तो हब हर कुछ बहुत बँटा हुआ है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत बँटी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पॉलिसी मेकर या एडवोकेट पॉलिसी के जो एडवोकेट करने वाले लोग, इसको एडवोकेसी वाले लोग सुन रहे हैं, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि प्लीज़ एक कोई ऐसी कमेटी या ग्रुप बनाइए जहाँ पर वो लोग जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, वो लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो लोग जो इसके डायरेक्शंस दे रहे हैं, वो सब मिलकर 1 साल भर का या 2 साल या 3 साल का कोई एक प्लानर या प्रोग्राम बना सकें, जहाँ पर हम काम करें और हमें दिख रहा हो कि हम कितने स्टेप्स आगे बढ़ गए और हम उस चीज़ को अचीव करने में कहाँ हैं। ये अभी भी थोड़ा-सा साइडलाइन टॉपिक है, बात करने में आ गया है, बट अभी पॉलिसीज़ बनने में, पिन पॉइंट होने में अभी काफ़ी गैप दिखाई देता है। हुँ। आई थिंक आपने सही कहा और क्योंकि थोड़ा काफ़ी फ़ील्ड का एक्सपीरियंस मुझे भी है, तो मैं भी यहाँ पर एक पॉइंट डेफ़िनेटली ऐड करना चाहूँगी। ये अगेन टेकिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड, आपने इकोसिस्टम के बारे में बात करी थी। इकोसिस्टम्स अप्रोच होना बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ग्राउंड फ़ील्ड के एक एग्ज़ाम्पल से मैं बता सकती हूँ कि फर्स्ट लर्नर्स जिनको हम बोलते हैं, जो अब स्कूल में हैं एंड जो ये वर्कशॉप्स हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू लेते हैं, उनके अंदर बहुत ही एक रिवॉर्डिंग चेंज देखने को मिलता है। दे आर रेडी टू चेंज। बहुत ईज़ी है उनको लॉजिक से समझाना कि मेंस्ट्रुएशन क्या है और क्यों इसमें स्टिग्मा की ज़रूरत नहीं है, क्यों इसमें शेम की ज़रूरत नहीं है। उनका बिहेवियर चेंज ऑब्ज़र्व करना भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ईज़ी होता है, दिख जाता है, इसीलिए ये काम है भी बहुत रिवॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पर इस एडोलेसेंस के साथ, बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी इसीलिए होता है और इमीडिएटली रिवॉर्डिंग होता है। लेकिन जो एक गैप दिखता है, हमेशा बच्चे आके हमें यही बोलते हैं कि मैम आपने हमें तो बता दिया और हमें समझ भी आ गया और हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि कोई पहली बार ऐसी कन्वर्सेशंस को इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ, प्यार के साथ हमें बताता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम घर जाते हैं, क्योंकि घर पे पेरेंट्स अभी भी उसी माइंडसेट से सोच रहे हैं क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इसमें कोई गलती नहीं है उनकी, वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर ये कॉमन नॉलेज है कि पीरियड्स थोड़ा-सा स्टिग्मेटाइज़्ड है और उस पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो पेरेंट्स जो हैं, जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पर एक गैप सडनली आ जाता है कि फर्स्ट लर्नर्स बच्चे एजुकेट हो चुके हैं, उनके आदतों में भी बदलाव आने के लिए वो रेडी हैं। लेकिन अगर घरों में वही आदतें और वही थॉट प्रोसेसेस को ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है, जो कि अभी हेल्दी नहीं है, तो वापस से थोड़ा-सा हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए इकोसिस्टम्स अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम कम्युनिटीज़ तक और ज़्यादा पहुँच पाएँ। प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम कुछ कम्युनिटीज़ में पहुँच सकते हैं, लेकिन स्केलिंग तभी होगी जब हम इसको एक लार्ज स्केल पे, गवर्नमेंट स्केल पे इनके पायलट मॉडल्स बनाना शुरू करेंगे इन प्रोग्राम्स के कि वो रेप्लिकेबल भी हों कि एक जगह पर ऐसा हुआ तो दूसरी जगह पे भी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक होलसम तरीके से हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को वो फोकस से उसके ऊपर काम कर सके जिस पे इसकी ज़रूरत है।
इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम ये बात करते हैं कि कोई भी नई चीज़ दुनिया में आती है, मतलब हमारे आस-पास हुँ, सोसाइटी में आती है, हुँ, मान लीजिए गाँवों से शहरों में रहना आया, तो हुँ, भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं ये तो गलत है, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। बहुत सारी और भी चीज़ें आप देखोगे, एसी आया या फ्रिज आया, माइक्रोवेव आया, रोज़ इसके लिए आ जाता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए। हुँ, मगर एक जनरेशन है जो इसको समझ रही है, क्योंकि जिसने अपने सामने उसमें इसकी वजह से अपनी लाइफ़ में हो रहे चेंज को देखा है। यस, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि नहीं, ये सही है और हम करेंगे। यस, तो ये जो फर्स्ट लर्नर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गैप आएगा, उसके बावजूद भी हुँ, सोसाइटी बदलती है लोगों के व्यवहार से, हुँ, माइंडसेट से। हुँ, अगर हम एक जनरेशन का माइंडसेट बदलेंगे तो हमें ये उम्मीद हुँ, है कि आने वाली, कुछ भूलेंगे, कुछ नहीं हुँ, समझेंगे, हुँ, लेकिन फिर भी आने वाली सोसाइटी में ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, हुँ, लॉजिकल बात कर रहे होंगे। हुँ, तो हो सकता है ये जनरेशन का जो गैप है वो अगली जनरेशन पे और कम हो जाए और आने वाली और जनरेशन्स में और कम हो जाए। हुँ, प्रॉब्लम तब आती है कि जब अभी जो चीज़ें आई, जैसे मान लीजिए इंसिनरेटर आया, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, घर में बैठी दादी माँ कहती हैं, "अरे! पैर जलाएगी तो बांझ हो जाएगी, हुँ, बच्चे नहीं होंगे।" हुँ, जिसे ये भी नहीं पता कि हुँ, इंसिनरेटर है क्या। अब वो बातें इतनी कन्विंसिंग वे में हुँ, भरी जाती हैं दिमाग में हुँ, कि आने वाले डर जाते हैं। तो हुँ, प्रॉब्लम ये है कि जो भी मतलब लोग हैं जो इसको, मेरा बस इतना ही कहना है कि बिना समझे, बिना जाने जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, हुँ, तो उसपे एक बार सोच लीजिए कि इससे हम क्या नुकसान कर रहे हैं। हुँ, हमारे जैसे लोग जो ज़मीन पे इतना सारा काम करते हैं, वो आपका एक स्टेटमेंट हमें कितना पीछे लेके चला जाता है। हुँ, हम इंसिनरेटर लगाकर आए कम्युनिटी में, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा था। 1 महीने बाद हमने जाके पूछा इसमें एक भी पैड नहीं बन, तो पता चला कि गाँव की कुछ महिलाओं ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि अगर इंसिनरेटर में पैड डालोगे तो आप बाँझ हो जाओगे। अब ये एक ऐसा डर है हमारी सोसाइटी का जिसको आप आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये होगा 6 साल, 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा होता भी है नहीं। लेकिन एक लाइन है आपका दिमाग, तो ये जो एजुकेशन है, जब हम लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं कि पैड आपकी बॉडी से अलग हो गया, हुँ, तो अब उसके साथ क्या हो रहा है, उससे आपकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। हुँ, तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग भी अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन्स में डाल पाएँ, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में धीरे ही सही लेकिन एक बदलाव आएगा हुँ, और ये इकोसिस्टम धीरे-धीरे बदलेगा। अगर ये साथ में शुरू हो गया, मतलब हुँ, अगर हम कम्युनिटी को साथ में ले गए, तो ये जो बदलाव 10 साल में या 15 साल या एक जनरेशन में आने वाला था, वो शायद सेम जनरेशन में बहुत अच्छी तरह दिखेगा और आपको भी उतना ही रिवार्डिंग लगेगा, हुँ, जितना कि जितना हम कि जब हमें क्लासरूम लगता से है। आते हैं, करेक्ट। तो वो घर में, परिवार में, आस-पास भी आपको वो रिवार्डिंग लगेगा और इवन शायद गवर्नमेंट को भी और जो पॉलिसी मेकर उनको भी समझ में आएगा कि इट इज़ एक्चुअली रिवार्डिंग, हुँ, किसी ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, रिवॉर्डिंग डेफ़िनिटली है एंड यू आर राइट कि अगर हम होलसम तरीके से काम करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के ऊपर और सारे लेंसेज़ के थ्रू काम करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी चेंज आएगा। एंड इसी को आगे लेके जाते हुए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन अबाउट कि और काफ़ी सालों से ये कन्वर्सेशन एटलीस्ट सोशल सर्कल्स में होती है कि मेंस्ट्रुएशन जो है अब इसीलिए एक शब्द है कि लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते, मेंस्ट्रुएटर्स को पीरियड आते हैं। तो इन दोनों का क्या मतलब क्या है एग्ज़ैक्टली? हू आर द पीपल हू एक्चुअली मेंस्ट्रुएट? हू आर इंक्लूडेड इन दिस? तो जिसके पास यूट्रस है उसको पीरियड्स होंगे, जिसके पास फंक्शनिंग यूट्रस है। ये सवाल का इतना सिंपल आंसर तो नहीं है अगर रिकिता ने पूछा है। मतलब ये है कि कोई भी जो जेंडर हम की अगर हम बात करते हैं ना, तो जब हम ट्रांसजेंडर के लिए स्पेसिफिकली टर्म यूज़ कर रहे हैं कि जब कोई एक शरीर से मतलब कोई भी एक इंसान है, वो शरीर से लड़के की तरह बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा जेंडर जो है मैं फीमेल हूँ, तो वो फ्यूचर में चूज़ करता है कि नहीं मुझे तो फीमेल बनना है, तो वो अपनी बॉडी में चेंजेस करा लेता है। लेकिन कितने भी चेंजेस के बाद उसकी बॉडी में यूट्रस तो नहीं आता, तो वो भले ही फीमेल की तरह लाइफ जिएगा लेकिन उसको पीरियड्स नहीं आएँगे, ठीक है? और इसी तरह से अगर कोई फीमेल है, बॉडी से वो फीमेल है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मेल हूँ और वो फ्यूचर में जाकर अपने आप को एज़ अ जेंडर मेल की तरह जीना चाहती है और अपनी बॉडी में वो चेंजेस कराती हैं। तो बावजूद उसके अगर जब तक वो यूट्रस रिमूव नहीं करा रही हैं, तब तक उनका यूट्रस और हार्मोन्स काम कर रहे हैं, तो अगर वो मेल की तरह भी जी रहे हैं, एक लड़के की तरह वो ज़िंदगी जीती हैं, तो भी उस ट्रांस मेल को पीरियड्स आएँगे। तो हुँ, पीरियड्स का मतलब सिर्फ़ यूट्रस से होता है, आपकी आइडेंटिटी से नहीं है कि आप हुँ, कैसे जीते हो। तो आइडेंटिटी बिल्कुल अलग चीज़ है और बॉडी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो आप उसी तरह से काम करेंगे। बहुत सारे ट्रांस मेल
बहुत ज़्यादा हार्मोन्स लेते हैं कि पीरियड्स ना आए, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है हम तो लड़का है, हमें पीरियड क्यों आ रहे हैं, हुँ, है ना? बहुत सारे लोग बाद में डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमारी ओवरी और यूट्रस निकाल दीजिए, हुँ, जिस पे डॉक्टर्स लोग काफ़ी उनको कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं, बट ये चीज़ें होती हैं। पर अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, अगर हुँ, आपकी बॉडी में एक फंक्शनिंग यूट्रस है, हुँ, तो आपको पीरियड्स आएँगे, भले आप मेल की आइडेंटिटी में जी रहे हो, भले आप फीमेल की आइडेंटिटी में जी रहे हो। हुँ, इसीलिए आजकल ये वर्ड मेंस्ट्रुएटर रखा जाता करेक्ट। है, हुँ, सिर्फ लड़कियों को हुँ, पीरियड्स नहीं होते, हुँ। उन सबको पीरियड होता है जिनके पास यूट्रस है। सो एक जेंडर न्यूट्रल टर्म होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट भी लिखते हैं या हम कभी बात भी करते हैं कि शी गर्ल्स हैव देयर पीरियड्स, हम यूजुअली इसको रिप्लेस करते हैं मेंस्ट्रुएटर्स गेट देयर पीरियड्स, क्योंकि उसमें कोई भी जेंडर आइडेंटिटी जो हुए है उसमें कोई भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल आइडिया अंदर एम्बेड करना सोसाइटी के थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम एक ही लेंस से दुनिया को देखते हैं जो ईज़ी है सबके लिए, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये समझना उतना ही ज़रूरी है, चाहे धीरे-धीरे करके अंडरस्टैंडिंग आए, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएटर्स शब्द जो है, वो उनके लिए है जिनको पीरियड्स होते हैं। अब वो एक्चुअली में बायोलॉजिकली भी लड़की फ़ील कर सकते हैं और वैसे भी एज़ अ जेंडर ऑल्सो वो लड़की फ़ील कर सकते हैं, पर इसमें वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जिन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी को मेल कहा है, लेकिन उनके पास यूट्रस है। तो इससे ये करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ताकि सभी लोगों को कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व किया जा सके और सभी लोगों के लिए बेनिफिट्स को डिज़ाइन किया जा सके, राइट? इसमें एक और चीज़ भी है कि पीरियड्स बचपन से शुरू नहीं होते, पैदा होने से लेके और एंड तक नहीं होते। जो मेंस्ट्रुएटर होते हैं वो भी पीरियड यानी मेनार्क से लेके मेनोपॉज़ का टाइम हुँ, है ना? उन्हीं को इस केयर की ज़रूरत है जो मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं, हुँ, मतलब कि उनकी पहला पीरियड आने से और आखिरी पीरियड मेनार्क टू मेनोपॉज़ की जो जर्नी है, वहाँ पे वो मेंस्ट्रुएटर हैं, उसके बिफोर और उसके आफ्टर भी वो मेंस्ट्रुएटर में नहीं आते हैं। हुँ, क्योंकि उसके बाद उनको वो केयर नहीं चाहिए होती, उनको हुँ, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, हुँ, क्योंकि फिर वो उनकी बॉडी के हार्मोन्स बदल जाते हैं और हुँ, उनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। करेक्ट। तो मेंस्ट्रुएटर वो हैं जो एक्टिवली मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं। गॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। डॉक्टर सुरभि, ये सारी बातें काफ़ी इनमें कुछ नई बातें भी होंगी जो हमने अभी तक करी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इफ़ दे ऑल्सो फील कि हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए है, तो एज़ अ ले पर्सन मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं डेवलपमेंटल सेक्टर में नहीं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ टू एडवांस दिस कॉज़? सबसे पहले तो खुद को एजुकेट कर लें, हुँ, क्योंकि जब आप खुद को एजुकेट करेंगे तो आप अपने आप को पहले समझाएं कि इस पे काम करना ज़रूरी है। मैंने आज तक जो फॉलो किया या जो मैंने माना उसको अनलर्न करके एक राइट और ऑथेंटिक नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग पे हम यस, जाएं। तो यस। जब आप खुद एजुकेट होते हो तो आपका कन्वर्सेशन अपने आप से धीरे धीरे चेंज होने लगता है, आपकी रिस्पेक्ट उस सोसाइटी के लिए जो बढ़ने लगती है जिसको अभी तक आप डिस्कार्ड कर रहे थे। हुँ, जिस जिस जो लोग इस बारे में बात कर रहे थे उनको आप अभी तक थोड़ा हुँ, साइड लाइन करके बैठे थे हुँ, कि ये लोग बेशर्म हैं, जो हुँ, भी आपको हुँ, लगता था। हुँ, तो सबसे पहले जब आप सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो आपकी एक तो रिस्पेक्ट बढ़ती है उस चीज़ के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप हुँ, जहाँ भी बैठेंगे, हुँ, वो कन्वर्सेशन एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन में बदल जाएगा। तो पहली चीज़ तो आप सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं, एजुकेट योरसेल्फ। हुँ, सेकंड चीज़, अगर आप इसके आगे जाना चाहते हैं तो आप हमारे भी कुछ तरह के ट्रेनिंग होते हैं जहाँ पे आप एक सर्टिफाइड कोर्स भी कर हुँ, सकते हैं, हुँ, हुँ, जहाँ पे आप एजुकेटर हुँ, बन सकते हैं, हुँ, जिसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन धीरे-धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। हुँ, और जब हमारे पास कुछ भी एक तरह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन भी होता है कि अगर आप एजुकेटर की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके बाद आप कहीं भी रिसोर्स पर्सन की तरह से एजुकेट कर सकते हैं। हुँ, दूसरा चीज़ ये है। तीसरा चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एजुकेट करूँ खुद को और मैं इतना सब करूँ, मुझे तो कोई आसान तरीका बना दो। जैसे लोग भगवान जी के बजा के प्रसाद चढ़ाते हैं कि बस आसान तरीका ही है कि, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम वो टाइम, हम वो स्किल लेके बैठे हैं। आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं उसमें हमें, या हम ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में, जो इस सोच को आगे ले जाने में मदद करें। क्योंकि बिना फाइनेंसेस के भी चीज़ें नहीं होती हैं। हुँ, आप सिर्फ सपना देखोगे तो वो सपना पूरा करने के लिए आपको मैन पावर भी चाहिए, आपको हार्ड वर्क भी चाहिए, आपको एक स्पेस भी चाहिए कहाँ बैठ के आप, तो वो सपने जो हमने देखे हैं कि एक ऐसा समाज जहाँ पे पीरियड्स को लेकर नेगेटिविटी ना हो, हर बच्चे के पास अपना एक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट हो जिससे वो अपनी हाइजीन मेंटेन कर सके, उसके पास ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज हो, बुक्स हो, पीरियड प्रिपेयर्डनेस हो, इन सब के लिए
पूरा करने के लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप खुद को अपनी एज ए ह्यूमन आप अपनी स्किल और टाइम दे सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है और अभी आपको बहुत सारी और ज़रूरी चीज़ें करनी है, लेकिन आपका मन है कि आप इस बदलाव में कुछ अपना हिस्सेदारी चाहते हैं, तो आप इसमें अपना पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत घर बैठ के छोटा मोटा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ बच्चों तक जो भी उनकी लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए, उनकी अनलर्निंग के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज लाइक हम उनको बुक्स दे सकते हैं, पीरियड प्रिपेयर्डनेस किट दे सकते हैं, उनके पास नॉलेज का सोर्स पहुंचा सकते हैं, या कोई रिसोर्स पर्सन लेकर हम उनके लिए रख सकते हैं जो वहाँ जाके उनको एजुकेट कर सके। तो इस सब में आपका फाइनेंशियल सपोर्ट उन बच्चों तक पहुँचने में हेल्प करेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आप इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पे पॉजिटिव या थॉटफुल कंटेंट डालिए, कि सिर्फ कॉपी पेस्ट मत कीजिए, समझिए जो आपको लगता है, जहाँ आप कन्विंस होते हैं। आपके कोई भी सवाल हैं आप हमारे सोशल मीडिया पे डालिए, हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, कि इसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और इतने साल का एक्सपीरियंस के बाद शायद मैं आपके सवालों के सही जवाब दे पाऊँ, क्योंकि आप यूट्यूब पे ढूँढेंगे, मुझे नहीं पता उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, हो सकता है वो भी सही बोलते हों। बट फिर भी कोई भी सवाल आता है कि अचार क्यों नहीं छूना है, मंदिर क्यों नहीं जाना है, ये पहनूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं करूँ, ये सारे सवाल आप हम तक ले आइए। शायद आपके सवाल हल होंगे तो आपके आस-पास जुड़े बहुत सारे लोगों के सवाल हल होंगे। हम्म तो कंट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी तरह से जुड़ के हमारे साथ जुड़ के, या अपने तरीके से जैसे आपको लगे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि अपने आप से बदलाव शुरू होता है। कहीं पर भी कोई भी बदलाव अपने आप से शुरू होता है। ये सारी चीज़ें जो आपने कही उस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है इस मूवमेंट को। और अगर और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये भी हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हैं, आप जितने आपका इन्फ्लुएंस या आप कहीं न कहीं के डिसीजन मेकर्स भी होंगे, अपने घर के बिल्कुल। होंगे या स्कूल में होंगे, आप वहाँ से भी बदलाव लाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा कि अपने आप को एजुकेट करने से ही शुरुआत होती है। एंड जैसे-जैसे आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, आप अपने घरों में बदलाव लाना शुरू करेंगे। अगर आप एक डिसीजन मेकर हैं, आप शायद कन्वर्सेशंस को डाइनिंग टेबल तक या फिर अपने लिविंग रूम्स तक भी लेके आना शुरू करेंगे। ये कन्वर्सेशन सिर्फ साइलेंस और स्टिग्मा के बीच में सैंडविच नहीं रहनी चाहिए हैं। तो यहाँ इसको भी बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाएगा। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एजुकेटेड लोग जो हैं उनको तो सब सही पता होता है। हुँ, एजुकेशन और कंडीशनिंग तो बहुत ही अलग चीज़ है। दैट्स ट्रू। एजुकेशन हम जो किताबों से पढ़ रहे हैं, जो हमने सीखा है, किसी और के एक्सपीरियंस से हमने सीखा है, वो उसमें टॉपिक अलग होते हैं। जब हम हुँ, ज़िंदगी जीते हैं उसमें टॉपिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। ज़िंदगी हम सोशल कंडीशनिंग के हिसाब से ज़्यादा जीते हैं, कि हमने क्या होते हुए देखा, हमने क्या करते हुए देखा। तो हुँ, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है या किसी के पास बहुत बड़ी डिग्री है और आप ये मान लें कि उसने जो कहा उसको हर चीज़ की नॉलेज है, उसने कहा तो ये सही होगा। मान लीजिए किसी आईएएस ऑफिसर ने बोल दिया, या किसी बहुत बड़े लॉयर डॉक्टर ने ने ही बोल बोल दिया, या दिया। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि सर नहीं धोना चाहिए। आपको लगेगा कि भई ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, या ये तो इतना पढ़ा लिखा, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो ये सच ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान को सारे सब्जेक्ट पे नॉलेज नहीं होती है। जो इसके बारे में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली और बहुत डीप नॉलेज के, मतलब जो इनका एक्सपीरियंस होता जा रहा है, उनकी नॉलेज में और बाकी लोग की नॉलेज में फ़र्क होता है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम सोच के नहीं बोल रहे थे, हमने देखा होता है और हमारे दिमाग में ये कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ, ये देखा है, यही सही है। हम उस हर चीज़ को उतने थॉटफुल तरीके से नहीं देखते हैं कि इसका कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, या इसके बारे में कोई और व्यू भी हो सकता है। हम उसको ही बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं। हुँ, तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल, या जो भी अपना लाइफ़स्टाइल है, उसमें जहाँ भी मेंस्ट्रुएशन में आप जो भी सोच लेके जी रहे हैं, उसको एक बार रिव्यू करो हुँ, कि क्या वो सही है, या आपने सिर्फ़ देखा और सुना है इसलिए आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। हुँ। अगर आपको कोई भी शक होता है तो आप हमसे सवाल पूछ लो, हम आपको जवाब हाँ, देंगे और शायद थोड़ी मदद कर पाएँगे। ये नहीं कहते कि सारे जवाब हमारे पास हैं। आज का सच कल का झूठ हो सकता है, लेकिन फिर भी जो रिसर्च आज कहती हैं, जो हमारा ग्राउंड एक्सपीरियंस कहता है और जो हम इतने सालों से काम करें, तो शायद आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव हम इसके बारे में दे पाएँगे। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही डॉक्टर सुरभि कि कंडीशनिंग और एजुकेशन में कई बार गैप होता है। हुँ, जो हम एजुकेशन में पढ़ते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब भी कर रहे हैं। कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों से आती है जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। कंडीशनिंग हमारे घर से आती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आती है। तो वो इसीलिए हमारे साइकीज़ में ज़्यादा इम्बेड होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इम्बेड होती है, बजाय इसके कि हमने कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ा हो। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि एक बार ज़रूर से
अगर आप नहीं भी फेस वैल्यू पे सब कुछ लेना चाहते हैं जो हम लोग बोल रहे हैं कई, लेकिन एक बार ज़रूर से इंट्रोस्पेक्ट और रिफ्लेक्ट ज़रूर करें कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो भी ठीक है या नहीं. सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एंड आई होप कि ये सबके लिए एक यूजफुल की हो. डॉक्टर सुरभि, आप पार्टिंग थॉट्स में कुछ बोलना चाहेंगी कि अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है, इस पॉडकास्ट को हम अब एंड कर रहे हैं या इस बातचीत को अब हम एंड कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को हम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है क्या, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं. मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, एक वर्ल्ड डे है जिसमें जो लोग पीरियड्स के ऊपर, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर काम कर रहे हैं उनके काम को रिकग्निशन मिले. और मेंस्ट्रुएशन के ये एक और दिन है जिसके जिसके ज़रिए हम और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के ज़रिए. तो आपका क्या कहना है कि सब लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं सो दैट इट इज़ नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड टू एनजीओज या कुछ स्कूल्स, तो हम कैसे सेलिब्रेट करें? तो सबसे पहले तो एक जो मेरे दिमाग में हमेशा खटकता है, मैं बोलूँगी कि इसको सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्ड ना दें, इसको हेल्थ एंड हाइजीन डे की तरह से मनाया जाए. ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो पहुँचे. हम किसी को कितना भी कहें ये करो, वो एक थोपने जैसा हो जाता है. अगर हम उनको लॉजिकली कोई बात समझा पाएँ तो वो उनकी लाइफ बदल देता है. वो एक लीप देता है, जनरेशंस बदल देता है. तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम कुछ कह रहे हैं उसके पीछे के लॉजिक को समझें कि हम ये क्यों कह रहे हैं, क्यों हमारी बात को सुना जाए और क्यों इसको सही माना जाए. तो कोई भी चीज़ जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे को की लॉजिकल थिंकिंग पे ज़रूर काम करें, सिर्फ कंडीशनिंग पे काम ना करें, जो मैंने अभी बोला था. तो इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. अपनी लाइफ में हम क्या बदलाव ला रहे हैं, अपनी लाइफ में जो हम लाइफ़स्टाइल है उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करके, और उसकी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रूल चलता है कि हम 1 2 3 4 5 ये स्टेप्स करेंगे. तो आपकी लाइफ में इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे वो 5 स्टेप क्या होंगे जो आप अपने लिए लेने वाले हैं, जो अभी तक आपने नहीं किया था लेकिन आप शुरू करना चाहते हैं. तो कोई भी वो 5 चेंजेस अपनी लाइफ में कैसे शुरू करेंगे, वो आपके आसपास अपने आप से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा. इसमें से कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ सजेशन भी दे सकती हूँ कि इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, नॉलेज लेना शुरू करेंगे. दूसरी बात ये कि कोई भी चीज़ को बिना जाने सिर्फ सुनने, कहे-सुने पे फॉलो नहीं करेंगे. उसको एक बार लॉजिकली ज़रूर समझेंगे कि क्या है और क्या नहीं है. जो भी उसका ऑथेंटिक सोर्स है उसको पाने की, ढूँढने की कोशिश ज़रूर से करेंगे. कन्वर्सेशन शुरू करेंगे जो आप मान के बैठे हैं. दूसरे पे थोपना नहीं कि मुझे बहुत आता है, मेरी बात सुनो. तुम क्या सोचते हो? तुम क्या फ़ील करते हो? उसको भी सुनेंगे, थोड़े अच्छे लिसनर भी बनेंगे और फिर हुँ. उसके साथ-साथ आप बताएँगे, क्योंकि हर इंसान, जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो कंडीशनिंग या जो भी हमारा हम ग्रेजुअली बदलते हैं. मान लीजिए मैं एक मेट्रो में एक स्टेशन पे खड़ी थी, मुझे आज कुछ नॉलेज मिली, मैं उस ट्रेन में बैठी, नॉलेज की ट्रेन में, मैं अगले स्टेशन पे उतर गई और मुझे लगने लगा ओह! पीछे वाले कितने बेवकूफ़ हैं, आज वहाँ खड़े हैं, पर ऐसा नहीं है, कभी मैं भी वहाँ खड़ी थी. हुँ. तो हर इंसान एक अलग प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा है. हमारी कोशिश है कि थोड़ा-सा हाथ पकड़ के जब हम चढ़ रहे हो ना नॉलेज की ट्रेन में, तो 2-4 लोगों का हाथ पकड़ लें, उनको भी अगले प्लेटफ़ॉर्म तक लेके आएँ. लेकिन जो पीछे छूट गए, उनको जज करके, उनका मज़ाक बना के, उनकी हिम्मत को ख़त्म ना करें, उनको रास्ता दिखाएँ कि आप भी आ सकते हो. हम यहाँ पहुँचे, हमने क्या बदलाव देखा, उससे हमारी ज़िंदगी में क्या बदला, आपके वो एग्ज़ाम्पल्स उन पीछे छूट गए लोगों को आगे लाने में मदद करेंगे. तो ये एक जर्नी है, इस जर्नी में जितने ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, उतना जल्दी हम शायद वहाँ पहुँचेंगे जहाँ नॉलेज जो हमारी जो है फाइनल डेस्टिनेशन है. डेस्टिनेशन है ना, नॉलेज, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जहाँ पर रहें. हुँ. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अच्छा दिन है कन्वर्सेशंस को स्टार्ट करने का, ये अच्छा दिन है दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करने का. 28 मई को आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, लेट्स स्टार्ट देयर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एट ऑल, कभी भी कोई भी सवाल का आपको जवाब चाहिए या कोई भी सवाल सिली नहीं है, कोई भी सवाल गलत नहीं है, किसी भी सवाल को ज़रूर आकर आप सच्ची सहेली के प्लेटफ़ॉर्म पे आके पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर एक्चुअली बीइंग विद अस डॉक्टर सुरभि, एंड एक अच्छी एंगेजिंग कन्वर्सेशन के लिए एज़ यूजुअल. डेफिनिटली थैंक यू, एंड होपफुली हम ये कन्वर्सेशंस और आगे बढ़ाएँगे. एंड जो हमें अभी सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स, आई होप कि आप इस कॉन्वर्सेशन से कुछ ऐसा लेके गए हों जो कि नया हो, जिसका एटलीस्ट आपका एक फूड फॉर थॉट बना हो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसे सवाल ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जिनका जवाब दिया जाना चाहिए, आप प्लीज़ इसमें जहाँ पर ये पोस्ट होगी कॉन्वर्सेशन, वहाँ पर आप कमेंट करें कि कौन सी ऐसी और पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम लाइट थ्रो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं. प्लीज़ हमारे साथ एंगेज करिए. एंड वी रियली होप दैट यू हैव अ गुड day ahead, and please come back and keep on engaging with us. Thank you.
थैंक यू रिकिता एंड हम लोगों को इस तरह बैठने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सार मुझे नॉलेज और तुम्हें चाहिए। ये कन्वर्सेशन है ताकि हम लोग यहाँ बैठकर आपको अपनी लाइफ की जर्नी से जो हमने सीखा, जो हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उससे जो भी मोती हम चुन पाए हैं, उसमें कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकें। तो थैंक यू रिकिता, तुम्हारे साथ बात करके हमेशा बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत इंसाइटफुल बात होती है यस, और हमेशा हम ऐसा लगता है कि जैसे हम उसमें डीपली जा रहे हैं और हम डाइव वो करते निकाल हैं। के इतने हाँ, सालों बाद भी हम कुछ निकाल के ले आ पाते हैं एक यस, दूसरे के यस, अंदर से। तो यस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एंगेजिंग। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सुरभि, ऑलवेज अ प्लेजर।